पॉलीमर के इस क्लास में हम आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स दे रहे हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स अंतिम से वो वीडियो थोड़ा कट गया था, जिसके चलते वो टॉपिक नहीं हो पाया था। तो आज हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स के बारे में आइडिया दे देते और थोड़ा जीओसी का हम आइडिया दे देते, ताकि तब हम ऑर्गेनिक मैकेनिज्म के बारे में आपको बेहतर बता पाएंगे। इसलिए फर्स्ट आइए मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स। जितने भी नेचुरल पॉलीमर होते उनकी लंबाई जो होती, उनका साइज जो होता वो डेफिनिट होता और उसका मॉलिक्यूलर मास भी निश्चित होता है। क्यों? क्योंकि उनका साइज डेफिनिट होता है। लेकिन जितने भी सिंथेटिक पॉलीमर्स होते उनकी लंबाई, उनका लेंथ जो होता वो अलग अलग होता। मतलब किसी की लेंथ थोड़ी छोटी हो सकती है, पता चला दूसरी की लंबाई जो होगी वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। मतलब लेंथ में डिफरेंस होता। और अगर लेंथ में डिफरेंस है उस पॉलीमर के अंतर्गत, तो ऑटोमेटिक है इसका मॉलिक्यूलर मास आपको कम दिखाई पड़ेगा, इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। इसलिए वैज्ञानिकों ने एक न्यू टेक्निक का यूज़ किया जिसका नाम है एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। उसके अंतर्गत एक कहलाता नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट और दूसरा कहलाता वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। नंबर एन से डिनोट किया गया, मॉलिक्यूलर वेट मास एम कैपिटल एम यूज किया गया, एवरेज के लिए बार वर्ड का यूज किया गया। एक था वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास। दो रूपों में इसे एक्सप्रेस किया जाता और इसकी केमिस्ट्री आप ऐसे समझें। मान लेते हैं हमारे पास N1 नंबर में मॉलिक्यूल्स है, मतलब ऐसा हमारे पास मान लेते हैं N1 मॉलिक्यूल्स, मतलब 1 2 3 4 डैश 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 N1, और 1 मॉलिक्यूल का मास है M1। फिर नेक्स्ट इससे बड़ा चिन्ह के लिए ले लीजिए, मान लेते हैं हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है और इसकी संख्या N2 है। N2 is the number of molecules, 1 molecule, 2 molecule, 3 molecule, N2 molecule, और इसके 1 molecule का मास है is equal to M2। उसी तरह से N3 molecule एक जैसा और इसके 1 molecule का मास M3। उसी तरह से N4 molecules और इसके 1 मॉलिक्यूल का मास हो गया M4। अब इसे व्यक्त किया गया नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास। गौर करिएगा, N1 संख्या में पॉलीमर था जिसका मॉलिक्यूलर मास N1 प्लस N2 इंटू M2 प्लस N3 इंटू M3 बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास। इस मास के द्वारा क्या होता था, जो हर मॉलिक्यूल को समान प्राथमिकता मिलती थी। सारे मॉलिक्यूल, छोटा मॉलिक्यूल को भी कंसीडर किया गया, बड़ा को भी कंसीडर किया गया और सबों का एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकाला गया। टोटल सभी अणुओं को लिया गया, आकार और मॉलिक्यूलर साइज में कोई कंसीडरेशन नहीं और लिया गया। नेक्स्ट वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास। इसकी आवश्यकता तब पड़ी जब पता चला जो मॉलिक्यूल्स काफ़ी बड़ा है, जिसका साइज काफ़ी बड़ा है, और मान लेते हैं एक ऐसा है जिसका साइज छोटा है, तो ऐसी हालत में इसका जो एवरेज लेंगे वो ना तो इसके साथ न्याय होगा ना इसके साथ न्याय होगा। मतलब जो ज़्यादा बड़ा मॉलिक्यूलर मास है उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए, तो वहाँ से एक टर्म यूज़ किया गया एवरेज वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास। इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ वेट को भी प्राथमिकता दी गई। वो हो गया N1 इंटू M1 स्क्वायर, N2 इंटू M2 स्क्वायर, N3 इंटू M3 स्क्वायर बाई N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3। ये हायर क्लासेस में और ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया। और इसमें चिन्ह के साथ साथ हम लोग इस मास के अंतर्गत जो बड़े मॉलिक्यूल का मास है उसको डोमिनेंस मिलता, उसको प्राथमिकता मिलती है, इसलिए उसका स्क्वायर किया जाता। इसमें बड़े अणु का जिसका ज़्यादा मास है उसे हम लोग कंसीडर करते हैं, और जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते
उनका कम कंट्रीब्यूशन होता और बड़े का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता। दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर। एनसीईआरटी एक बार आप कृपया रीडिंग मारेंगे। इसके बाद इसमें एक टर्म होता है, नाम है पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स। कहता है वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास बाय नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास। इस रेशियो को हम लोग नाम देते पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स। और नेचुरल पॉलीमर के लिए इसका वैल्यू होता है इज इक्वल टू 1। एडिशनल के लिए 1.5 से लेके अप्रोक्सीमेटली 2 और कंडेंसेशन के लिए ये अप्रोक्सीमेटली 2 होता है। ये पार्ट आपका कंप्लीट। अब हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रेडी कर लेते हैं प्रोजेक्टर से, फिर भी हम यूज़ कर लिया करेंगे, क्योंकि बोर्ड पर लिखने में हिंदी और इंग्लिश दोनों का दबाव रहता है। व्हाट्सएप में लोग बोलते हैं, कुछ लोगों का शिकायत है कमेंट बॉक्स सर ऑन नहीं करते। अनावश्यक बहुत सारा कमेंट गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग होता रहता है, इसलिए हम इन चीज़ों को कम करते जा रहे हैं। अभी पढ़ना है हमारा, कल से रफ्तार काफ़ी तेज होगा, बहुत सारा टेस्ट पेपर, बहुत सारा चीज़ हम ऐड करते जाएंगे। 11 का टॉपिक हम पैरेलल पढ़ाते जा रहे हैं। 11 में आइसोमेरिज्म, ऑर्गेनिक आइसोमेरिज्म था, वो हम आपका इन पैरेलल, उसको आप एडिशनल मान के चलें, वो एक्स्ट्रा है। 11 वाला बहुत सारा टॉपिक हम एक्स्ट्रा में अभी ही आपको कंप्लीट करके देते जाएंगे नेक्स्ट टाइम। अब हम चलते हैं एनसीईआरटी पर। ये पहली बार मेरे कैरियर में अलग है, हम एनसीईआरटी को अलग से लेकर के उसका सारा प्रॉब्लम डील कर रहे हैं पहली बार। सीबीएसई बोर्ड के भी जो विद्यार्थी हैं वो देख लें, बाद में हम आपका वीडियो एक बना देंगे जिसमें पूरा इंग्लिश में बोलते चले जाएंगे, आप इंग्लिश में कर लीजिएगा। पूरा कंटेंट्स 1 से लेके 5 तक का जो मेरा क्लास था वो आप देखते चले जाएंगे। जो लोग पूरा वीडियो नहीं देखे उनको ये कम समझ में आएगा, इसलिए कृपया पूरा वीडियो 1 से लेके 5 तक जहाँ जहाँ दिक्कत होगी हम दोबारा से समझाते जाएंगे, ठीक हो जाएगा। ये टॉपिक आज कंप्लीट हो रहा, कल से हम आपका नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक की घोषणा कल हम आपको कर देंगे और वहाँ से आप धीरे धीरे करके हमारे साथ बढ़ेंगे। छोटा छोटा चैप्टर कंप्लीट मारते जा रहे हैं, जो टॉपिक में आपको लास्ट में रटने में परेशानी ना हो। 2-4 टेस्ट भी आप रेगुलर देते चलेंगे। नेक्स्ट आइए, एनसीईआरटी क्वेश्चन इन टेक्स्ट और जो एक्सरसाइज है दोनों को शामिल कर रहे हैं, और इसके बाद एक छोटा सा वीडियो और डालेंगे जिसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक की सारी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते चले जाएंगे ताकि आपको और इंटरेस्टिंग लगे। फर्स्ट, व्हाट आर पॉलीमर्स, आप पढ़ ही चुके हैं, वो मैक्रोमोलिक्यूल जिसमें स्मॉलर यूनिट का रिपीटेशन होता, उसको हम लोग नाम देते पॉलीमर। हाउ आर पॉलीमर्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पर आप पॉलीमर का पॉलीमर का आप कैसे आप वर्गीकरण करेंगे। याद होगा आंसर, एक का नाम लीनियर चेन, एक का नाम ब्रांच, एक का नाम क्रॉस लिंक या नेटवर्क पॉलीमर। ये था हमारा क्लासिफिकेशन। व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर आप कैसे बांटेंगे पॉलीमर को। नेक्स्ट, व्हाट आर द नेम ऑफ मोनोमर्स ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स। देख के डर लगेगा लेकिन आप बहुत ध्यान से देखिएगा। ये हेक्सामिथिलिन डाइएमाइन नजर आ रहा होगा, बगल में जाइए वो एडिपिक एसिड नजर आ रहा होगा। इसके मोनोमर 1 हुए, ये हुआ हेक्सामिथिलिन डाइएमाइन और एडिपिक एसिड। ये पॉलीमर आपका नायलॉन 6,6 है। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया बताइए इसके मोनोमर क्या हुए। जैसे अभी तुरंत ये क्वेश्चन आपके पास था, नेम ऑफ द मोनोमर्स ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका मोनोमर हो गया हेक्सामिथिलिन डाइएमाइन और एडिपिक एसिड। नेक्स्ट, इसको अगर गौर से देखिएगा तो याद होगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना, वो एमिनो ग्रुप है, नाम हो गया एमिनो कैप्रोइक एसिड। याद कीजिए ये नायलॉन 6 के मोनोमर का नाम कैप्रोलैक्टम भी है और एप्साइनल एमिनो कैप्रोइक एसिड। ये तो आप बहुत बार कर चुके हैं, याद होगा टेफ्लॉन मोनोमर का नाम टेट्राफ्लोरोईथीन। नेक्स्ट, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर। कई बार करा चुके, रिवीजन बहुत बार हो चुका। याद होगा टर्लिनेक कंडेंसेशन, टेरिथैलिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकॉल, वाटर बाहर निकलता था। बेकेलाइट फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड, वाटर बाहर निकलता था। ये दोनों का दोनों आपका कंडेंसेशन पॉलीमर हुआ। पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीईथीन, याद कीजिए इसमें डबल बॉन्ड की भागीदारी होती थी, पॉलीईथीन में भी वही। ये दोनों के दोनों आपके हो गए एडिशन पॉलीमर। नेक्स्ट,
एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन बुना एन एंड बुना एस। ये क्वेश्चन बैंक में भी हो चुका। पहला डिफरेंस तो आप डालेंगे मोनोमर्स। याद कीजिए इसका मोनोमर ब्यूटा 1,3-डाइन और इसका नाम हो गया एक्रिलोनाइट्राइल। उसका मोनोमर हो गया ब्यूटा 1,3-डाइन और स्टाइरिन। इसको नाइट्राइल रबड़ भी कहते हैं और नाइट्राइल रबड़ रेसिस्टेंट होता, ये जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता। इसका उपयोग वालसील गैस्केट वगैरह में आप करते, तो एक यूज के द्वारा भी आप कर सकते, उसको टायर वगैरह में या फुटवेयर वगैरह में यूज कर सकते। तो डिफरेंस आपका हो चुका। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा जा चुका। सीबीएसई मतलब कंप्लीटली एनसीईआरटी, इसलिए सीबीएसई वाले परेशान ना हो। आप एनसीईआरटी को पूरा क्वेश्चन कवर करेंगे। 5 वीडियो देख लीजिएगा। फिर जब लाइव क्लास आएंगे, जब फिर संकल्प में आप आएंगे, तब फिर आप आराम से फिर से एक बार इनको कवर कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम arrange these following polymers in increasing order of their internuclear forces। very good question CBSE। सबसे पहले याद होगा इलास्टोमर सबसे वीक होता था, फाइबर सबसे स्ट्रॉन्ग, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक उसके बीच में आएगा। तो याद कीजिए नायलॉन 6 इज फाइबर, सबसे मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। दिस बुना एस इज ए रबर, दिस इज इलास्टोमर वीकेस्ट, एंड द पॉलीथीन बीच में आएगा, इंटरमीडिएट आएगा। नायलॉन 6 दिस इज अगेन फाइबर, नियोप्रिन दिस इज रबर, सिंथेटिक रबर, एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड ये इंटरमीडिएट दोनों के बीच में आएगा। थर्मोसेटिंग थर्मोप्लास्टिक्स का एग्जाम्पल आप कवर कर लेंगे। नेक्स्ट एक्सप्लेन द टर्म पॉलीमर एंड मोनोमर। कई बार बता चुके, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इज मोनोमर एंड द लार्ज यूनिट macromolecule containing repetition of monomer is called polymer. Natural polymer नेचर से मिलेगा, सिंथेटिक पॉलीमर जो आप आर्टिफिशियली बनाते, एग्जाम्पल्स कई बार दे चुके। डिस्टिंग्विश बिटवीन द टर्म्स होमोपॉलीमर एंड द कोपॉलीमर, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इच। बहुत इजी है, जिसमें एक प्रकार का मोनोमर होगा होमोपॉलीमर, जिसमें एक से ज्यादा प्रकार का होगा कोपॉलीमर, टर्लिन, ग्लिप्टर, नायलॉन 6A, 610, नायलॉन 26, ढेर सारा एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट आई, व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनलिटी ऑफ ए मोनोमर। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ये हम अभी तक के पूरे जर्नी में नहीं पढ़ा पाए थे। एनसीईआरटी खोले तो आइडिया लगा। फंक्शनलिटी ऑफ ए मोनोमर का मतलब होता है जब आप कोई मोनोमर लेते हैं तो उस मोनोमर का कौन सा हिस्सा उसको डिफरेंट मोनोमर को जोड़ने में काम आता है। एटम नहीं, कौन सा हिस्सा जोड़ने में काम आता है। जैसे मान लेते हैं आपने एक मॉलिक्यूल लिया इथिलीन ग्लाइकॉल, दिस इज द मॉलिक्यूल इथिलीन ग्लाइकॉल, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन OH, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन OH। इसको अगर गौर से देखें तो इसका ये फंक्शनल ग्रुप भी दूसरे मोनोमर से जुड़ने में काम आएगा, ये फंक्शनल ग्रुप भी दूसरे मोनोमर से जुड़ने में काम आएगा। तो इसकी फंक्शनलिटी हो गई इज इक्वल टू 2। दूसरी तरफ जैसे ही आप ईथीन लेते हैं, पॉलीथीन बनाने के लिए आपने ईथीन लिया, तो इसमें कार्बन एटम नहीं सर्च करना है, इसमें आपके पास ये डबल बॉन्ड है और ये जो डबल बॉन्ड है ये भाग लेता बॉन्ड बनाने में, मतलब ये ग्रुप हो गया, इसलिए इसकी फंक्शनलिटी कितनी होगी इज इक्वल टू 1। मान लेते हैं आपने लिया ब्यूटा 1,3-डाइन, 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3-डाइन या ब्यूटा 1,3-डाइन, तो उसमें 2 सेंटर है जो ये काम करता है, इसलिए उसकी फंक्शनलिटी कितनी होगी 2। क्योंकि ये मैंने छूट गया था ये क्वेश्चन, इसलिए ये चीज कवर करना जरूरी है। डिफाइन द टर्म पॉलीमराइजेशन कई बार हो चुका। ये होमोपॉलीमर है या कोपॉलीमर है, ये होमोपॉलीमर है। क्यों? क्योंकि ये अल्काइल ब्रांच में आ गया, इधर एमिनो ग्रुप, उधर CO COOH या एसिड क्लोराइड का, इसलिए ये एक होमोपॉलीमर। नेक्स्ट टाइम, इन विच क्लास द पॉलीमर आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो याद होगा मॉलिक्यूलर फोर्सेस के आधार पर एक का नाम इलास्टोमर, एक का नाम फाइबर, एक का नाम थर्मोप्लास्टिक, एक का नाम थर्मोसेटिक प्लास्टिक। वो 4 प्रकार के बारे में आपको लिखना है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन सीबीएसई के लिए बन सकता है, बिहार झारखंड भी देख लेंगे। हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कई बार और कई सारा एग्जाम्पल आपको दे चुके। एडिशन में पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, मोनोमर जाके आपस में कंबाइन करेगा, कुछ भी बाहर नहीं निकलता था, दोनों का इंपेरिकल फार्मूला आइडेंटिकल होगा। कंडेंसेशन में फंक्शनल ग्रुप की भागीदारी होगी और वो फंक्शनल ग्रुप से कंबाइन करता जाएगा, स्मॉल मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। बहुत सारा चीज बता चुके और कई बार बता चुके। नेक्स्ट टाइम,
एक्सप्लेन द टर्म कोपॉलीमराइजेशन। कोपॉलीमराइजेशन जिसमें एक से ज़्यादा मोनोमर आपके पार्टिसिपेट करते हैं, टर्लीन, ग्लिप्टल, नायलॉन 6,6, दिस इज कॉल्ड कोपॉलीमराइजेशन। एग्जाम्पल दे दीजिएगा। इस पर फिर एक छोटा सा वीडियो देंगे, थोड़ा रुकिएगा क्योंकि थोड़ा सब बच्चे नहीं जानते हमारे यहाँ जीओसी के बारे में, तो जीओसी का थोड़ा आइडिया दे देंगे, होमोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक वगैरह, तब आपको ये काम करने में आसानी होगी। ये तो हम पढ़ा चुके, थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, हिट करेंगे वो सॉफ्ट हो जाएगा, फिर उसको डिफिनिट सांचा में डाल दीजिए, फिर आप उसको कंबाइन कर दीजिए, फिर ये काम आप बार बार कर सकते हैं, वो एडिशन और लीनियरली जुड़ा होगा। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में वन टाइम आप ये काम करेंगे, सांचा में डाल देंगे, वो क्रॉस लिंक हो जाएगा, कंडेंसेशन से वो प्राप्त होता। ये प्रश्न भी हम आपका तैयार कर चुके हैं। राइट द मोनोमर। पॉलीविनाइल में पॉली हटा दीजिए, विनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन में याद होगा टेट्राफ्लोरोइथीन, बेकेलाइट में फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड हो चुका। कई एक बार रिवीजन, हम तो चाहते हैं जो इतना रिवीजन करा दे तो आपको पॉलीमर दोबारा करने की आवश्यकता ही न पड़े, कभी नहीं पड़े। राइट द नेम एंड द स्ट्रक्चर ऑफ वन ऑफ द कॉमन इनिशिएटर। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। इस प्रश्न का जवाब हम फ्री रेडिकल के साथ ही आपको दे देंगे, उसका भी आज हम बनाए हैं, मॉडल वगैरह भी बनाए, काम करने में आसानी होगी। दिस इज द वेरी गुड क्वेश्चन। ये भी मेरा छूट गया था प्रिपरेशन में, मैंने अभी तक हम जितना पढ़ा है उनको लगा हम कंप्लीट कर दिए, एनसीईआरटी खोले तो लगा डर, ये प्रश्न तो हम बताए ही नहीं। इस प्रश्न को भी आप कवर करते चलेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसके लिए हमने मॉडल भी बना दिया। How does the presence of double bond in the rubber in molecules influence their structure and reactivity? इसके लिए आपको हम एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, जरा ध्यान से इस स्ट्रक्चर को देखें, जिसके द्वारा हम आपकी इन बातों का जवाब दे पाएंगे। फर्स्ट, याद होगा रबड़ के मोनोमर का नाम आइसोप्रीन, नेचुरल रबड़, हम वहां से शुरुआत कर रहे हैं, नेचुरल रबड़। तो यहाँ पर आप गौर करिएगा, दिस इज कार्बन डबल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन, कार्बन मिथाइल ग्रुप, कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, कार्बन 2 हाइड्रोजन, दिस इज 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाई। अब कहता है इसके डबल बॉन्ड, ये तो 1,4 पोजीशन से दूसरे मोनोमर से जुड़ेगा, लेकिन जब इसमें ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो एक किनारा बाहर, फिर एक यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन, फिर होमोलाइटिक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में बता रहे, तो एक किनारा बाहर और ये फ्री। इसका मॉडल हमारा ये बना, गौर से देखिएगा, दिस इज द मॉडल, जिसमें ये कार्बन 2 हाइड्रोजन एक किनारा, फिर ये कार्बन 2 हाइड्रोजन एक किनारा, दिस इज द मिथाइल, और ये बीच में डबल बॉन्ड 2-3 पोजीशन पर। तो जब कभी भी हम पॉलीमराइजेशन करते हैं, तो ये नेचुरल रबड़ की बात कर रहे हैं, तो 2-3 पोजीशन पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और ये नेचुरल रबड़ में ये सिस फॉर्म में आ जाता है। नतीजा ये है जो इनके मॉलिक्यूल जब दूसरे चेन की बात करें तो वो मजबूती से पैक नहीं हो पाता, क्योंकि सिस कन्फिग्रेशन के कारण उसके मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे को लेयर में क्लोज नहीं आने देते, प्लस उसमें थोड़ा कॉइल स्ट्रक्चर भी बन जाता, जिसके कारण उसमें इलास्टिक बिहेवियर होता और उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम पड़ता। फिर से एक बार, जैसे ही दिस इज द आइसोप्रीन, पॉलीमराइजेशन जैसी करेंगे, पाई बॉन्ड टूटा, 1,4 पोजीशन का, मतलब जुड़ेगा दोनों मोनोमर 1,4 पोजीशन से, और ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, 2-3 कार्बन का जो डबल बॉन्ड है, और वो सिस कन्फिग्रेशन दूसरा मॉलिक्यूल जोड़ेंगे तो सिस और सिस का स्ट्रक्चर बनने लगेगा। तो सिस ट्रांस के बारे में भी हल्का आइडिया देते हैं, लेकिन 15-20 मिनट हम आपको सिस ट्रांस के बारे में बताते हैं। आइसोमेरिज्म का क्लास कल से दे रहे हैं, उसमें भी लंबा क्लास दे रहे हैं, 5-6 क्लास छोटा छोटा वीडियो दे रहे हैं, रिपीट कर करके देखिएगा, क्योंकि इतना डिटेल फिर नहीं हो सकता क्लास में, 11 का टॉपिक इतना डिटेल हो ही नहीं सकता, इसलिए आप इसी से इसको कवर करते चले। जैसे ही इसको लिया गया, अब ये सिस स्ट्रक्चर जो बनेगा, इसके कारण मॉलिक्यूल का क्लोज पैकिंग नहीं होगा, मतलब इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कमजोर होगा जो रबड़ में होता। दूसरा, ये थोड़ा कॉइल्ड स्ट्रक्चर भी बन जाएगा, जिसके कारण ये इलास्टोमर की तरह बिहेव करता। ये सारा चीज लिखा हुआ नोट्स में आपको रेडी मिलेगा, इसलिए आप टेंशन ना करें। नेक्स्ट,
मेन पर्पस ऑफ वल्केनाइजेशन में याद होगा सल्फर के कारण क्रॉस लिंक होता था, जिसके कारण वो स्ट्रॉन्ग होता था। इलास्टिक बिहेवियर, उसमें मेन है इलास्टिक बिहेवियर के लिए हम लोग ये काम करते थे, क्रॉस लिंक करने के लिए। व्हाट आर द मोनोमर रिपीटिंग यूनिट ऑफ नायलॉन 6 एंड नायलॉन 6 पढ़ा दिए। नायलॉन 6 के लिए याद होगा एमिनो कैप्रोइक एसिड, एप्साइनल। वैसे बेस्ट एग्जाम्पल आप नाम याद रहे तो वही दीजिएगा, कैप्रोलैक्टम, वो परफेक्ट नाम है क्योंकि उसके हाइड्रोलाइसिस से बनता एप्साइनल एमिनो कैप्रोइक एसिड। नायलॉन 6 तो कई बार हो चुका, हेक्सामेथिलीन डाइएमाइन और एडिपिक एसिड। सुनते सुनते ही हमको आपको याद कराने का टारगेट रखा हुआ था। राइट द नेम्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोमर्स ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स। याद कीजिए, गुनाइस रबड़ के मोनोमर का नाम ब्यूटा-1,3-डाइन याद होगा, और स्टाइरिन। ब्यूटा-1,3-डाइन और एक्रिलोनाइट्राइड। डेक्रोन हो गया आपका टर्लिन, और टेरिथैलिक एसिड एंड इथिलीन ग्लाइकॉल। नियोप्रिन याद होगा, क्लोरोप्रिन उसके मोनोमर का नाम। 1 to 5 को बहुत धीरे धीरे करके आप देखें, बार बार सुनते रहे हेडफोन लगा लगा के। मेरा आवाज कम आएगा, टेंशन मत लीजिएगा, क्यों आवाज ही ऐसा है, भगवान सबको सब चीज नहीं देते, इसलिए थोड़ा सा सहयोग करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई द मोनोमर इन द फॉलोइंग पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। अगर आप गौर करें तो यहाँ से यहाँ तक का टुकड़ा दिख रहा होगा, हेक्सामेथिलीन डाइएमाइन, और ये 8 और 1 9 और 1 10 याद होगा, नायलॉन 610 सिबेकिक एसिड। तो वहां से आपको इसका मोनोमर मिल गया, 2 टुकड़ा कंडेंसेशन पॉलीमर में। एक बार आप देख लीजिए, ये हम नहीं पढ़ाए हैं, इसके साथ ऐड कर देंगे। वैसे ये मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड है, बेंजीन स्ट्रक्चर में अल्टरनेट पोजीशन से CH हटा के N दे देंगे, और सीधा जिस जगह पर N दे देंगे जहां कार्बन है वहां एमिनो ग्रुप जोड़ देंगे तो वो कहलाता है मेलामाइन। और फॉर्मल्डिहाइड जोड़ के थोड़ा मैकेनिज्म इस पर थोड़ा और मेहनत करने दीजिए और मजेदार क्लियर कर देंगे, अच्छा लगेगा। अब कम डाउट्स बना। डेक्रोन तो अभी तुरंत आपको बना कर दिए, रिएक्शंस के द्वारा भी आपको दिखा चुके, कवर कर लीजिएगा। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, जिस पॉलीमर को आप नेचर में आप डाल देते हैं वो आराम से डिग्रेड होके सड़गल के नेचर में मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। गिव एन एग्जांपल ऑफ बायोडिग्रेडेबल। बहुत अच्छा एग्जांपल एनसीईआरटी में PHBV एग्जांपल बढ़िया से देख लीजिएगा, बता चुके कई बार, वो एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। एनसीईआरटी बुक आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका। अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन देंगे, जो पहली बार, क्योंकि समय नहीं रहता था, अब तो हमारे पास पूरा टाइम, हम दूसरा यूनिट पढ़ाते भी रहेंगे तो हम इसका सॉल्यूशन दे देंगे। जिनको जरूरत लगे या जो अच्छे, एनसीईआरटी की एक और किताब होती है एग्जाम्पलर, अच्छा लगे तो आप कर लीजिएगा, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। बिहार झारखंड के लिए बहुत चीज़ हो गया। चलिए, जय हिंद।